Nuri wakes up to the sound of a huge storm blowing. She wakes up in a jolt. She looks around. She can't recognize anything around her. She walks past the neighborhood. There is not a single tree. Everyone looks the same. They are all wearing the same clothes. She can hear sounds of drones, bulldozers, and wailing sirens at a distance. Nuri gets scared and tries to escape, but the walls feel like they're closing in on her. She runs away on a long journey across rivers, valleys, deserts, forests, and the insides of city bylanes. Along her way, she meets musicians who tell her stories and sing her songs. Listening to them, she discovers new maps and routes to find a sense of belonging. Adventures of Nuri is a podcast series tracing her travels with music, memory, and identity. Nuri crosses the desert. How long have I been walking? It feels as though days and nights have passed, with the desert stretching endlessly in front of me. I feel like I've swallowed the sun. I can't remember why I came here. But there's a force, this voice inside me telling me, I've not arrived, not yet. I have to keep walking. Suddenly in the distance, I see a small tent. The white cloth is fluttering in the hot desert loo. Is it a mirage? I pull myself closer. Suddenly, two men appear in front of me. They're wearing white kurtas which are shining against the brown sands of the desert. On their heads, they wear embroidered caps which are filled with these small mirrors that are reflecting sunlight. It's one of the most beautiful sights I've ever seen. They look as though they've emerged from another time. Just then, one of them calls out to me. The sound pulls me toward them. I come closer and one of them asks, Marui? No, I am Nuri. A smile spreads across their faces. अरे आपका ही इंतज़ार था. आइए, आइए. They lift the cloth and let me in. A gush of cool air hits my face and I immediately collapse on the gadda. केड़ो थोड़ो थरते निकाह कहवीर जो निकाह उम्र विटाही किस्मत आज कैद में तड़े कोठिल कबाई लड़े लोए छड़े नवेड़ी चंदवाई उते विली काल का के हकीकत हलाई और लुतब साण लतीफ चवे लुतब जाना लुतब साण लतीफ चवे पैसैन सराई। जी, मारवी और उमर को हम दो तरीके से देखेंगे। एक तो रियल है मारवी और उमर, और एक हम हैं जो इंसान। हम दो तरीके से देखते हैं उनको कि हमारी रूह ये मारवी है और हमारी जो ये बॉडी है ये कैद है, जो उमर का कैद है। और ये कैद में हमारी रूह, और कैद रूह हमारी बॉडी में एक तरह से कैद है। वो उनको क्या फील हो रहा है
वो तो रूह को ही मालूम है ना कि हमें क्या करना है। तो एक तरह से हम ये देखते हैं कि हमारी रूह को आज़ादी चाहिए और आज़ाद घूम सके अपने मारों के साथ, अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ। और एक मारवी जो हकीकत में थी, हकीकत में जो किडनैप हुई थी, उमर ने उनको किडनैप किया था, एक जगह से उठाकर अपने कैद में, अपने महलों में कैद किया था। दो तरीके से हमें उसको देखते हैं मारवी को। जैसे भाई ने कहा रूह और जिस्म, इस पे शासई ने एक बैत कहा है, तो उम्र आयो ओछ तो वो मलकुल मौत, उम्र आयो ओछ तो ॾिसी ॾील डरियो, कुल नफ्स जाए कतल मौत कहता कीन टरियो, अची कोल परियो जो परवर कियो पसास। मारुई सिर्फ मेरे लिए कहानी नहीं है, मेरे लिए एक्चुअली वो एक लाइफ तो है ही उसकी। और दूसरा, मैं जब भी सोचता हूँ तो मारुई को हम अलग अलग तरह से देख सकते हैं। काफ़ी बार हम बात करते हैं तो कोई ऐसा बोलता है कि मारुई ओ बेचारी औरत। कभी हम बाल कहते मारुई कौन थी तो बोलते मारुई तो इतनी, जैसे ये भाई ससुई को बोलते हैं कि बहुत हिम्मत वाली थी। तो एक तरीके से सिर्फ कहानी तो है, लेकिन एक लिविंग फ़िलॉसफी की तरह भी है आप सबके लिए। ये जो मारुई और उमर है, और आपने ससुई का भी नाम लिया था, तो ये औरतें कौन हैं, ये कहानियाँ कहाँ से आई? तो मारवी एक रबारन थी, वो जो उनका जो काम था वो भेड़ बकरियां चराने का। तो उनकी खूबसूरती उनके लिए ये एक मसला बन गई थी। उमर को किसी ने बताया कि मारवी महलों में अच्छी लगेगी, वो तो भेड़ बकरियां चराती है। जो हकीकत बता रहा हूँ, रूह की बात नहीं कर रहा हूँ, अब ज़मीन की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो उमर को किसी ने बोला कि अपने महलों में अच्छी लगेगी ये औरत, अपने महल में जितनी भी रानियां हैं तुम्हारी, उन जैसी खूबसूरत नहीं है। तो उमर को किसी ने बताया, तो वो तो अपने महलों में अच्छी लगेगी। तो उसने बोला कैसे है उनको हासिल किया जाए। तो उसने बोला तो आप अगर बादशाह बन के जाओगे तो वो तो नहीं देगा, क्योंकि उनको ये ऐब लगेगा, उनको शर्म आएगी कि हम एक गरीब बकरी चराने वाली औरत, ये हमसे मजाक कर रहा है। वो आपको देगा भी नहीं, और वैसे भी वो नहीं देंगे क्या कि वो शादीशुदा औरत थी। तो उमर ने सोचा तो क्या करना चाहिए हमें। बहुत सोच के उसने सोचा कि इस तरह से वेश बदल के जाना चाहिए कि मैं बादशाह होके जाऊंगा तो लोग डर के मारे भाग जाएंगे। मुझे एक राहगीर बन के जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा, देखूंगा मारवी है या नहीं है। शायद दोपहर का वक्त था, जब पानी को आदमी को तलब लगती है ना, उस वक्त जब सब दोपहर के वक्त सब जो बच्चे जो भेड़ बकरियों को लेके आए थे कुएं पे, तो पानी पिला रहे थे। आज तो मोटर जैसी सब सिस्टमें हैं हमारे लिए, बहुत कुछ आसान तरीका है। उस वक्त जो वो मुश्क वो चमड़े का होता है मश्क, उन मश्क से पानी निकाला जाता था। और वो सीमेंट वगैरह वो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, मिट्टी का एक कूड़ा बनाया था। उन कुंडे में उसमें पानी पिलाने के लिए सब लोग इकट्ठे होते थे। पानी पी के सब जब अपने अपने साइड मालदारी मवेशी चले जाते थे। दोपहर के वक्त मारवी अपने जो छोटे छोटे जो बकरी के बच्चे होते हैं भेड़ियों के, उनको लिए पानी लेके आई। तो वो मौका देख के देखा अब अकेली औरत है। और हमारे माशाल्लाह आज भी हमारी ये सिस्टम है, हमारा कल्चर है, कोई मेहमान आए तो उनको ऐसे भूखे पेट, खाली पेट नहीं जाने देते। क्यों? आज भी हमारी ये कल्चर अभी भी जिंदा है। तो मारवी अपने बच्चों को वो जब पानी पिला रही थी भेड़ बकरियों के बच्चों को, तो उमर एक राहगीर बन के ऊँट पे सवार बन के मारवी को बोला
वैसे हमें पानी की ज़रूरत है। औरत थी फिर भी उसने देखा कि एक मेहमान है, एक रागीर है, उनकी पानी तो पिलाना चाहिए क्या, कि ये हमारे कल्चर में है। अभी उसने पानी लेके मश्क ने पानी दिया। पानी की तो तलब नहीं थी उमर को, तलब थी मारवी की। उनको अपने पकड़ के ऊँट को बैठा दिया, ऊँट पे जबरन ले गया। बहुत फासला है, वो 250-300 किलोमीटर का फासला है उमरकोट और भालवा का। तो बीच रास्ते में भी रात दिन शाम आती होंगी ना, तो बहुत उस रास्ते में बहुत भी समझाया उमर ने। उमर को मारवी ने सवाल किया, क्वेश्चन किया कि मेरा क्या कसूर है, आप इस तरह से मुझे किडनैप करके आप कहीं ले जा रहे हो। पता नहीं था कि ये उमर है, उमरकोट ले जा रहा है। तो एक बैत है मारवी उमर बादशाह ने कहा मता लई सजड़ा, सखर से ही दिया सखर से ही दिया जेके मुंह घारा बंद में वसायम वड पुड़ा मथे माड़न मी वाज़ाए विसाल खे तिस तुहारे तिया नियर मुझे नी खणी उठारे अछो कयो आ ला ला खेरियूं बेरियूं बावरियूं जित जूना गुना गाटा। मारवी ये बैत के जरिए कह रही है कि खेरियूं बेरियूं जो हमारे यहाँ जो पेड़ पौधे होते हैं उनका नाम लेती है कि मुझे अपना ये कोट, ये महल, ये महारियों ये मुझे पसंद नहीं है। वो उनकी तारीफ कर रही है जो पेड़ पौधे हैं। जो खेरियूं बेरियूं बावरियूं जित जूना गुना गाट, वटा मी मिसरी चवे चनन पई चाट। वटा मी मिसरी चवे छनन पई चाट, ओ अंदर मुंहिंजो ओछाट मूंखे पिरी पवारन जे आ ला ला ओ ला ओ ला। खेरियूं बेरियूं बावरियूं जित टाकारियूं ऐं टूअ ओ खादम खेट खुशीअ मां से रची मुंहिंजे रूह उमर चवण लॻो आहे मारवी ही मुंहिंजा भाग आहिनि जिते मूं ॾाढा ख़र्च कया आहिनि। हिननि में तरह तरह जा गुल, तरह तरह जूं ख़ुशबू हिननि बागनि में। मारवी चए थी याद उमर जॾहिं मुल्क ते मींहुं वसनि उहो रब राजी थिए, उन्हनि बिटनि में अहिड़ा वण थियनि था, अहिड़ा गुल थियनि था, उन गुलनि मां असीं हार ठाहियूं, पोइ असीं पायूं, वरी ॿिया गुल पटे पंहिंजे कननि में विझूं, ॿिया गुल पटे वरी वारनि में विझूं, अहिड़ा तरह तरह जा गुल, वरी तरह तरह जूं ख़ुशबू। खेरियूं बेरियूं बावरियूं जित टाकारियूं ऐं टूअ खादम खेट खुशीअ मां से रची मुंहिंजे रूह आ सारम सज सिबू से बेरियूं खेरियूं बावरियूं खेरियूं बेरियूं बावरियूं जित फोगियूं फुलारियूं आ बीठियूं पर बुगल जे टाकी टाकारियूं किरणकूं भट ककोरिया ॿियूं डोरल जूं डारियूं। ये पेड़ पौधे का नाम है सब। मारवी से मां पवार जे अची पुसियूं पालारियूं तो जे मालन खां मिसरी चवे असां जूं जाम भलियूं ॾियारियूं आ टई मूं टारियूं से खेरियूं बेरियूं बावरियूं ओ ला 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 अला। उमर आकड़ छॾ हमेशा न हूंदी,
जैसे हम सारे उम्र हैं, जो हम में कितने आकड़ है, हम में कितना वो घमंड है, वो हमारा रूह कह रहा है, वो मारवी कह रही है उम्र को, जैसे हम भी अपने रूह से कितने बेजार है हमको मालूम है। उम्र आकड़ छड़ हमेशा न हूंदी, काल हित केर हो तू त आई अजी, काल हित केर हो तू त आई अज, ओ अब्दली लोई लज अमानता बाणन जे, बल बल ओ मुझ मोला होला होला। माड़े मियल पून हली मुझे मुल्क के ॾिस जॾहिं थर वसे, तॾहिं बाग बहार थी वञे, जेॾा ॾिसो ओॾा वणनि जी ख़ुशबू ऐं ज़मीन जो रंग बदिली वियो। ओ माड़े मियल पून उत सावा घासूं मरा, माड़े जूं माड़ीअ में मथा बूरन दून, ओ झेॾिन तारा जून आऊं मुरो कांडी आया, ओ ला 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 ला। उस सूरज को कह रही है कि तू लाएगा, रात होगी, अंधेरी रात होगी तो फिर ये मर्द है, मैं औरत हूँ, शायद मुझसे ये क्या हरकत करेगा। जब तक तुम दिन है तब तक मैं सेफ हूँ। तब वो बोलती है कि मता लई सिजड़ा मता पवे का रात, बकरिया बगड़ जे वात वरी शाम जो साथी है। सूरज को कह रही है कि ए सूरज, तू डूबना नहीं, तुम डूबेगा तो रात होगी, रात होगी। एक बकरी है, एक शिकारी जानवर होता है जिसको हम बगड़ बोलते हैं, और एक बकरी और शिकारी बगड़ के हाथ में है, वो रात को क्या करेगा। तो फिर उमर ने क्या जवाब दिया। उमर भी एक असल, वो जबरदस्ती नहीं करता, वो भी एक, क्या बात करूं उमर की भी, उमर क्या बात करता है कि भले लई सिजड़ा भले पवे का रात, भले लही सिजड़ा भले पवे का रात, जैसी मारी न चवे पंहिंजे वात, तैसी मारल मुखे मां लगे। उमर कहता है कि ए सूरज, तू भले डूब जा, भले रात हो जाए, जब तक मारवी अपने मुंह से नहीं बोलेगी कि मैं तुमसे शादी करूंगी, तब तक तो ये मेरी माँ लगेगी, मैं जबरन नहीं कहूँगा। तो ले जाता है कैद में, कैद में ले जाता है, बहुत इनको शक्ति देता है, शक्ति देता है, मारवी को बंद कर देता है, ना किसी से मिलने देता है, खुद जाता है, खुद बोलता है कि शादी करेगी तो आज़ाद रहेगी, शादी नहीं करोगी तो इस तरह से तू कैद रहेगी। फिर भी मारवी अटल रहती है कि नहीं, मैं अपनी इज्जत, अपने माँ बाप की इज्जत इस तरह से मैं लूटने नहीं दूंगी। मारवी कह रही है उमर को कि उमर, तू चाहे मुझे कितनी लालचें, मुझे अव्वल नंबर की महारानी, जब से महारानियाँ बहुत होती है, जो कोई ऐसी महारानी होती है जो अपने राजा को प्यारी होती है, बाकी सब महारानियाँ तो होती है, उनके उसकी बीवियाँ होती हैं, वो नहीं मानती मारवी, जैसे हम नहीं मानते। मारवी नहीं मानती है तो फिर रानियों को बेचती है, उमर रानियों को बेचता है कि ले जाओ ये हार सिंगार, ये सोन ज़वेरात ले जाओ, राजा के महलों में क्या कमी होती है, वो सब उनके पास तो सब होता है। सब रानियाँ आती है, महारानियाँ आती हैं, बताती है कि हम भी महारानियाँ हैं, हम भी इसकी रानियाँ हैं। फिर भी उमर तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया है, देखो तुम्हारे लिए जेवरात बनाया है, तरह तरह के अलग अलग से किस्म के जेवरात बनाए हैं, इसको कबूल करो, उमर से शादी कर लो, आप महारानी बन जाओगी, हमारी महारानी बन जाओगी। मारवी कहती है मैं तो इसको चीज़ को नहीं पहचानती, जो मेरे लिए तो ये चीज़ मैंने देखा ही नहीं कभी, तो मेरे लिए तो अजनबी है, मैं किस तरह से कैसे पसंद करूँगी, मैं कर ही नहीं सकती। एक बेत हो जाए आपका। पैर पटोला मारवी, वो रेशम पटियर वो लिबास लेके आए थे, उस लिबास के हिसाब से उमर बादशाह ने कहा मारवी देखिए मैं तेरे लिए लाया हूँ, ये बहुत बढ़िया अच्छा है। पैर पटोला मारवी तू खुड़ी पट हलाए, थी राणी मुँह राजा जी वही हुक्म हित हलाए,
हिक मारू न मिलंदी आहे ॿियो लाखीड़ो लोक करणु। उमर बोलता है कि तुम ये जो जो पैरान जो पटोला पटोला होता है, बहुत महंगी चीज़ होती है, कपड़ा बहुत महंगे में महंगा होता है जो राजा महाराजा के घराने में पहनते हैं, ये तुम पहन। और जो चंपल की भी बात आई, घोड़ी वाली जो घोड़ी की बात हुई ना, वो चंपल की ऐसी तुम्हारे लिए जुत्ती लाऊंगा कि जब तुम्हारी चलने की आवाज़ होगी तो सब रानियाँ खड़ी हो जाएगी। तू सब पर हुक्म करोगी, सब पर तेरा हुक्म चलेगा, तू जिसको बोलोगी वो तुम्हारा हुक्म चलेगा। बाकी तू मेरी महारानी बन जाओ, बाकी सब मिलेगा मेरे महल में, मेरा एक तुम्हारा मारू नहीं मिलेगा। मारवी क्या बोलती है? से बात नहीं होगी, आप बोल। तुम कॉल करो। मारवी बोलती है मारू के बगैर मैं नहीं जी नहीं सकती। उनमें जो इंसान की बॉडी और रूह का कितना रिश्ता है, अगर रूह निकल जाता है तो बॉडी नाकाम हो जाती है। अगर मैं अपने माँ बाप को भूल जाऊंगी ना, तो मेरा कोई मतलब ही नहीं है ना, मैं जीने का कोई अर्थ ही नहीं है। उमर ने सोचा इस तरह से लालचों से ये तो पिघलने वाली नहीं है। इस तरह की ये तो उनको पसंद कभी देखा नहीं है, वो तो पसंद ही नहीं है इनको। तो जो चीज़ हमको पसंद नहीं है, चाहे करोड़ों की हो या अरबों की हो, वो हमारे लिए तो एक कौड़ी की है। उमर ने, वो चालाक इंसान था, वो समझा कि ये इनको पसंद नहीं है तो ये नहीं पिघलेगी। चलो ना, शायद इसको हम अपने महल के बाग बगीचों घुमाएं, गुलिस्तान घुमाएं, सखियों को उनकी हम महल की जो भी रानियाँ थी, जो नौकर चाकर औरतें थी, जो दासियाँ थी, उनको बोला कि चलो उनको लालच दे के फुसला के ले जाओ, अपना महल के बगीचे में घुमाओ। सब सखियाँ उनको लेके गई। शायद मारवी ने सोचा होगा कि आज मैं आज़ाद होने वाली हूँ, तो इसलिए हमको इस कैद से बाहर निकालने वाले हैं। पर वो बात नहीं थी, वो बात उमर के दिल में और थी। तो बाग में लेके घुमाए, सब पूरा बाग घुमाए, पूरा। राजाओं का बाग ही भी कैसा होता है, आम तो नहीं होता ना। आम बाग होता है तो उसमें कूड़े कचरे भी होते हैं, उसमें कमियां भी होती है, लेकिन राजा के पर्सनल बाग में तो कोई कमी नहीं होती, तरह तरह के फूल होते हैं। फिर मारवी को सब औरतें घुमाया, उसको देखा, मारवी ऐसा तो बगीचा देखो, तुम बस हाँ कर दो उमर को हाँ कर दो, तुम महारानी बन जाओगी। ये बाग बगीचा सब तेरे हवाले रहेंगे, तू कहोगी उसमें वो जाएगा। अगर तू कहेगी कि मैं अकेली घूमूंगी, तुम्हारे लिए सेफ रहेगा, तुम्हारे लिए सेपरेट रहेगा, तुम बस हाँ कर दो। बैत थी वञे बगीचे जो। खेरियूं ॿेरियूं बावरियूं, जूना खूना घाट, लाल लोईड़ा लिंगिया गांगियुनि भरिया ॻाट, वठा मींहुं मिसरी चवे छननि पई छाट, अंदर उञ उछाट मूंखे पिरी पवार जी। मारवी क्या बोलती है? मैं तो बाग वो एक डेजर्ट थर घूमने वाली औरत, आज़ाद घूमने वाली औरत। बागीचा कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो कितना होता है, सीमित होता है अपनी जगह। और एक खुला मैदान जो डेजर्ट, घूमने वाली औरत को छोटा सा बागीचा कैसा अच्छा लगे? नहीं लगा ना, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो मारवी बोलती है कि ए सखियो, इनसे तो मेरे थर में खैर एक पौधा होता है, बड़ा वृक्ष होता है, जब वो बारिश की मौसम आती है तब उसमें फूल आते हैं। उसमें जब फूल आते हैं उसमें इतनी अच्छी, इतनी खुशबू आती है, आदमी का, इंसान का दिल फ्रेश हो जाता है। उनसे तो ये बेहतर नहीं है तुम्हारा बगीचा। उन बावरी से, बावरी एक हम ये देही बावर नहीं, उसमें बावरी अब हमारे तो कच्छ में लुप्त हो गई है। उसमें फूल आते हैं बारिश की मौसम में, तो उसमें से खुशबू निकलती है माशाल्लाह। वो खुशबू इतनी अच्छी होती है जो आदमी का दिमाग ना फ्रेश हो जाता है, काश ये बागीचा होना चाहिए। उनसे तो मारवी कहती है, इनसे तो अच्छा है। इस फूल का नाम क्या है? खेर,
उसमें जो ये पहाड़ों में मिलेगी। तो वो बोला उसमें तो नहीं है। तो उनसे आप और क्या है तुम्हारे, ये तो 2-4 आप वृक्षों का झाड़ों का नाम लिया, और क्या है? तो बोलती है उमर को मारवी के उमर असांजे मुल्क में अन खारा निसोरा एक छोटा सा पौधा होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनकी जो एक फूल का जो खूबसूरती देखें, आपने देखा ना, आप फूल की खूबसूरती देखो ना, आप तो आप फिदा हो जाओ उस पर। लेकिन उनके जो आप टच रहोगे और या उनसे टच होंगे तो उनका जो दूध निकलता है, उससे दूध निकलता है, पानी नहीं निकलेगा। आप उसको थोड़ा काटोगे ना तो सफ़ेद दूध निकलेगा। और वो एक मेडिसिन भी है, जब हम इस्तेमाल करेंगे। तो मारवी ने जो बात की होगी वो उनकी बात तो गलत नहीं होगी ना। उमर असांजे मुल्क में सामाणू साऊं, मूं जेडियूं मलीर में हुत लुडियूं कन लाऊं, हित हेकलड़ी आऊं हुत सगर सरतियन जो। बोलती है मैं यहाँ कोर्ट में कितने भी है मेरे लिए मैं अकेली हूँ, मैं किसको नहीं पहचानती। मैं जिसको पहचानती हूँ, जिससे मेरी मोहब्बत है, जिससे मेरी गुफ्तगू है, वो मेरे मुल्क में है। यहाँ मैं अकेली हूँ। तो उमर ने सोचा मारवी नहीं, इस तरह से डरने वाली औरत नहीं है, मारवी तो कुछ और है। मुझे क्या करना चाहिए कि इसको डरा के इससे शादी करनी चाहिए। तो अपने वजीर होते हैं जो हमारे, हम तो और कुछ कहते हैं लेकिन वजीर होते हैं बादशाहों के, तो वजीरों को बोला आज मैं एक ड्रामा करूँगा, उस ड्रामा में आप सब लोग मुझे सपोर्ट करना। कि होगा ड्रामा, लेकिन असल से मैं ड्रामा ऐसा करूँगा कि मारवी को लगे कि ये आज मुझे मारने वाला है, मारेगा। हाँ, मारवी को पता न चले कि एक ड्रामा है। तो क्या करना चाहिए? तो बोला कि मैं तलवार लेके जाऊँगा और उसको बताऊँगा, डराऊँगा, और आप मुझे पकड़ना, रोकना, मुझे नहीं करना, मान जाएगी। उमर आता है मारवी को, बोलता है मारवी शादी करेगी या नहीं करेगी? उमर नहीं, मैंने तो पहले से बोल दिया है, आपने मुझे इतनी सारी क्या बोलते हैं कि इतनी सारी आपने मुझे लालचें दी, मैंने तब से आपको मना कर दिया है कि मैं शादी तो नहीं करूँगी। तो उमर क्या बोलता है? उमर ज़ाल ज़ात असांजी असी पखे जूं पोठियूं, पायां की वतन रे ही चूड़ेलियूं चोटियूं, हरूं भरूं हीणन सां तूं जगियूं छो जोटियूं, सीलन वञी दिस सूमरा वढे बकर जी बोटियूं, जमाशा खरियूं जे खोटियूं तब सूं संगारन सथम। हाँ, वो मारवी बोलती है, उमर बादशाह से बात करती है। तो उमर बादशाह तू कितना भी कर, मुझे काट दे, ये बकरे भेड़ बकरिया है उसको काटते हैं ना, उसका टुकड़ा टुकड़ा कर दे, ऐसा टुकड़ा टुकड़ा कर दे पे मैं शादी आपसे नहीं करूँगी। शादी करेगी नहीं करेगी? या तलवार खींच के मयान से निकालता है, डराता है। तो वजीर पीछे, बहुत वजीर होते हैं, उनके चमचे भी होते हैं, उसको पकड़ता है, नहीं आप छोड़ो, ये हाँ कर देगी, छोड़ो। तो वो मारवी है, नहीं मानेगी, बैत थी विजय। मैं तो कैद में बंद हूँ, मैं मेरे ऊपर तो जज लगे हुए, मैं कैसे खुश? हाँ, मैं कैसे खुश हो सकती? और सखियों को पता नहीं होता। सरतियन सलाम मोकलिया मिजा मिज मलीर, चावर खाई चुरमा करे तू हीअं साण हमीर, कंठा कूत करीब तो व्यान विसरी। ये ऐसे उमरकोट की बादशाही में बैठ के हमको भूल गई। उन लोगों को पता नहीं होता है कि थर के लोगों को, उनकी सखियों को, कि मारवी शायद खुश होगी वहां पे। अरे उन लोगों को क्या पता होगा वो महल में क्या कर रही है। जब वो बादशाह ने वो मयार बेच रही है कि वो शरबत का गिलास लेके आए, जो मारवी आप कुछ नहीं खाते तो ये शरबत है, हाँ वो शरबत पी लो। तो मारवी ने कहा जन पियन जंगल रान या गरीबानी का, हम गरीब लोग हैं, ये शरबत बरबत हम नहीं जानते ये क्या है। लस्सी जो हाँ, वो हम जो करते हैं वो जंगल में गुजारते हैं, जो हमारे
परंपरा जो रीत है वो उनको हम करते हैं, वो ही खाते पीते हैं, दूसरा कुछ नहीं खाते। जण पियन जंगल रान इहो गरीबाणी गत, शीशा लाल गुलाब जाऊं पीन विझाई दिस पत, कर सूमरा सुपत त विझी मिला मारूड़न सां। जण पियन जंगल रान मुझा मारू चारी न माल। बताया तो मेरा जो हमारे जो कबीले वाले हैं वो क्या करते हैं, मार चाहते हैं, उस जंगलों में गुजारते हैं। दूसरा क्या करते, दूसरा ऊपर वाले की इबादत करते। जण पियन जंगल रान मुझा मारू चारी न माल, उथियो रोज रसूल खे कन सुबुह जो सुवाल। अहिड़ा जिन अहवाल तंहिंखां संग न घुरिजे सूमरा। मारवी बोलती है कि मैं तो वो तो पानी भी नहीं पिया करती थी, उसने उमर ने उसको शराब गुलाब जैसे हम शरबत सब उसके आगे पेश किया गया कि मारवी नहीं पिया है तो कोई बात नहीं, पानी नहीं पीती कोई बात नहीं, तुम्हें प्यास तो लगी होगी, तुम ये शरबत पियो। मैं शरबत नहीं पीती, मैं तो मेरे मुल्क में लस्सी पीती हूँ, बटर मिल्क लस्सी पीती हूँ। मुझे शरबत से क्या लेना देना है, मैं शरबत कभी देखा नहीं है तो मुझे क्या लेना देना है। मैं तो कभी चावल भी नहीं खाया है, देखा भी नहीं है। काफ़ी सवालात किया है मारवी से, लेकिन मुझसे बयान नहीं हो सकता। मैं आसिफ भाई अलफ आधी रात जो प्यो उमर के पूरा, हिकड़ी पाए फिरे जी 20 को थियार ससूरा। माधा अची मारवी जे मीर कयो मजपूरा। मारवी खे चवण लॻो ही मेवा बाग बगला, तूं मारवी कर मंज़ूर। ॾिसण पछाड़ी पंहिंजी दाना हिन दस्तूर, जमा पुछ पवार नखा विञे छो वालूर। डोथी तो जाडूर तू हिताई हाकम हथ में। इस तरह की जो कहानियाँ, इस तरह की संघर्ष, इस तरह की जो पोइट्री है, जो शाह जो रिसालो या शाह जो गंज करके किताब है, वो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह उनके द्वारा लिखी गई है। उनका पोइट्री का कलेक्शन है। 36 सुर्स इस तरह के। हियर सुर्स डजंट मीन कि वो म्यूज़िकल सुर्स। सुर्स मीन्स इस तरह के चैप्टर्स हैं 36, वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और वो किस समय में लिख रहे थे, किस पीरियड में लिख रहे थे? There are 2-3 versions of that, but mostly are coming on the 17th century. 17वीं सदी तक कुछ बहुत सारे लोग उसके ऊपर मतलब मानते हैं कि 17th सेंचुरी के आसपास में है। लेकिन जो कहानियाँ हैं वो कुछ कहानियाँ उससे पहले के भी है, कंटेम्प्रेरी टाइम की भी कहानियाँ हैं। उस दौर में चल रही थी जब बेटाई साहब अपने जब ये पोइट्री लिख रहे थे, बना रहे थे, एक्चुअल में लिख नहीं रहे थे, बना रहे थे हम बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद से कोई भी पोइट्री नहीं लिखी है। तो 32 सुर्स पे कोई डिस्कशन नहीं है, कोई डिबेट नहीं है, एक्सेप्टेड है। 4 सुर के ऊपर थोड़ा सा डिबेट डिस्कशन है कि ये बेटाई का है नहीं है, लेकिन हम जितने लोग बेटाई की पोइट्री को मानते समझते हैं और उसका जो उस पोइट्री का अंदाज़ देखते हैं तो वो 4 सुर का अंदाज़ भी बेटाई की तरह ही लगता है, उनका ही है। उनका ही है। हाँ। जब आप बोल रहे हैं कि वो लिखते नहीं थे, बनाते थे, इसका मतलब ऐसा हुआ कि जैसे वो सफ़र कर रहे थे, अपनी जो ज़िंदगी का गुजारा कर रहे थे, वहाँ पे उनको पहले तो एक क्वेश्चन ये है बहुत सारा कि बेटाई ने इस तरह की शायरी बनाई क्यों, इसकी क्या ज़रूरत थी, ये एक क्वेश्चन है। कैसे बनाई वो सेकंड क्वेश्चन है। पहले हम इस पे आते हैं कि बेटाई ने ये शायरी क्यों बनाई। तो उस दौर में ऐसा था कि बेटाई का वैसे तो मकसद यही था उनका कि जो दीन की बातें हैं, फर्स्ट दीन की जो बातें हैं उसमें इस्लाम की बातें हैं, उसमें शरीयत की जो बातें हैं, कुरान की बातें और हदीस की बातें हैं, वो आम पब्लिक तक उसको पहुंचाना है।
और वो इस तरह से इस वे में बताना है उनको कि लोग उसमें इंटरेस्ट से उसको समझने की कोशिश करें, उसमें उनका इंटरेस्ट पैदा हो और लोग समझें भी, क्योंकि वो दौर ऐसा था कि जब इस्लाम की बातें थी, इस्लामिक इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज दैट वाज इनटू द अरेबिक लैंग्वेज ओनली, और अरेबिक को समझने वाले बहुत कम लोग थे। और वो खुद भी हम बोलते हैं कि सादात के घराने से आते हैं, तो उनका एक लाइफ का एक मकसद होता है कि इस्लाम की बातें और दीन सिखाना और लोगों तक पहुंचाना, और उनके बाप दादा भी वही काम, उनका मतलब पूरा घराना वही काम किया करते थे। तो इस तरह का जो पोइट्री का ये मुकम्मल सफ़र शुरू होता है, वो उनसे पहले उनके घराने से, उनके घर से छोटा सा काम ये शुरू हो गया था, इस तरह की पोइट्री लिखना बनाना। और वो कहाँ पर थे, जैसे आप वो बोल रहे सिंध सफ़र में कर थे। रहे थे? हाँ, ओके। वो सिंध में थे उस टाइम पे, हिंद और सिंध सब एक ही पार्ट था। आज का हिंद भी वो थोड़ा सा जो पार्ट है जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, वो भी सिंध का ही एक पार्ट था। तो खैर एक मकसद ये था, लेकिन मकसद के अंदर देखें तो उन्होंने सिर्फ अभी उनकी पोइट्री देखने जाएंगे तो आपको ये कि सिर्फ इस्लामिक या इस्लाम का काम नहीं है वो। तो क्या काम था कि उन्होंने काफ़ी मेटाफोरिक रिप्रेजेंटेशन से ये शायरी समझाने की कोशिश की। पहले तो शायरी इसलिए बनाई कि उस टाइम के उस दौर में उन्होंने देखा कि लोगों को इंटरेस्ट है, लोग शायरी सुनते हैं, कचहरी करते हैं। कचहरी का मतलब होता है कि जो इस तरह की शायरी जानने वाले लोग हैं वो आपस एक साथ बैठ जाते हैं और इस तरह से, जैसे अभी बातचीत हो रही है उस तरह से बातचीत होती थी, शायरी भी होती थी, उसके मीनिंग क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, उसके ऊपर भी बातचीत होती थी। तो उस तरह की कचहरियाँ लगती और लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते थे, वो एक इंटरेस्ट था। एक दौर ऐसा भी आया कब शायरी को गाने के अंदाज में सुनना लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। तो बिटाई की ये सोच थी कि मैं जो मेरा मकसद है उसका मैं अंदाज शायरी का और फिर थोड़ा गाने का, उस तरह से उन्होंने एक पूरा एक शुरुआत की इस सिलसिले की। उसके अंदर वो अब जहाँ जहाँ जाते थे, जिस जगह पे गए, जिस कौम के अंदर, जिस अलग अलग कम्युनिटीज़ के अंदर मिले, तो उनके जो ट्रेडिशंस है, उनके जो कल्चर है, वो जगह है, जगह की खास बातें हैं, उनके ऊपर शायरी, और शायरी का जो इंटरप्रिटेशन था वो कहीं हदीस से मिलता था, कहीं अगर उसको हदीस ना माने तो एक वे ऑफ लाइफ जिसको बोल सकते हैं, वे ऑफ लाइफ बोल सकते हैं, एक विजडम के तौर पे भी उन्होंने वो रखने की कोशिश की। वो जब जाते थे तो उनके साथ लोग चलते थे साथ में, उनको सुनना पसंद करते थे, उनको देखना पसंद करते थे, उनके साथ रहना पसंद करते थे, ऐसे लोग उनके साथ चले जाते थे। तो वो लोग फिर उस शायरी को याद रखते थे। उनके साथ 4 खलीफे थे, जब हम खलीफे दोस्त, अक्सर वो लिखा करते थे, वो उसमें बिटाई शायरी करते थे, वो लोग अक्सर लिखा करते थे। तो इसका मतलब जैसे जैसे वो सफ़र कर रहे थे, जब मैं आपको सुन रही थी, उनको हर ये जो मरुई, हर घास के बारे में, हर फूल के बारे में जो वो नाम जानते हैं। कमिंग ऑन दैट, तो एक मकसद हो गया कि इस्लामिक इंफॉर्मेशन नॉलेज को पास ऑन करना था। सेकंड था कि वो एक सूफीज़म को, मतलब भाईचारा को, हर सब बराबर हैं, हर जगह इक्वालिटी होनी चाहिए, वो वैसी बातों को भी आगे बढ़ाना था। वो भी इस पोइट्री में हम देख सकते हैं। सेकंड थिंग, कल्चर को भी आप उसमें देख सकते हैं। अलग उस दौरान की जितनी भी कौम थी, समा कौम थी या जत कौम थी या चारण की कौम थी या सोडा की कौम थी, तो उन सारी जितने भी ये कास्ट थी अलग अलग, उनके क्या कल्चर थे, उनका रहन सहन कैसा था, लोग क्या करते थे, उनका ऑक्यूपेशन क्या था, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, उनका घर कैसा था, उनका खाना कैसा था, उनका ओढ़ना कैसा था। मारुई, अगर मारुई की ही बात करें, इसको अगर ले जाएं तो मारुई के बारे में पूरा बताया है कि उनकी कौम की औरतें क्या पहनती थी, उनके गहने क्या थे, उनके घर किस तरह थे, किस तरह से वो घर बनाते थे, कैसे रहते थे, वो ऑक्यूपेशन उनका, अगर वो पेस्टोरलिज्म का पूरा ऑक्यूपेशन था तो माल को किस तरह से चराते थे, कौन सा माल था, और जो ज़मीन थी, जो जगह थी, तो वहाँ पे कितनी तरह के घास जो थे वो उगते थे। जैसे ससुई के अंदर आप जाओगे तो ससुई के अंदर जो जंगल बताया गया है, तो उस जंगल में किस किस तरह के जानवर थे, उन सारे जानवर के नाम डाल दिए गए, कितने कितने वर्ण
कितने कितने उसमें वर्ण आएंगे, वर्ण मीन्स पेड़ पौधे आएंगे, तो उस पेड़ पौधों के नाम भी आ गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने औरत को क्यों चुना ये किरदार के तौर पर, और जिस तरीके का संघर्ष एटलीस्ट आपने मरुई की कहानी में समझाया, जो पावर है उसके साइलेंस में और उसके बिताई ने सुरमियों को इसलिए पसंद किया, औरत को इसलिए पसंद किया। औरत ने जितना संघर्ष किया है मर्द नहीं कर सकता, वो हम पहले से जानते हैं। हर इंसान, हर मजहब वाले जानते हैं की वाई होती है। देखिए, अगर इस क्वेश्चन का मतलब बिटाई के रेफरेंस से या बिटाई का क्या था वो तो अभी उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब जितना आप इसको समझने की कोशिश करते हैं, बिताई के सुर को समझने की कोशिश करते हैं, बिताई के बैत को समझने की कोशिश करते हैं, तो एक चीज़ बात है, जब भी बैत ने कोई आम सलाह दी है ना, आम सलाह मतलब इट्स अ मैसेज फॉर ऑल पीपल, तो उसने ए लोगो ऐसा नहीं बताया, ए आदमी हो ऐसा नहीं बताया, ए औरत हो ऐसा नहीं बताया, उन्होंने कहा है अधी हूँ, मतलब मेरी सहेलियों। ठीक है, अब सहेलियाँ ये भी आपकी बात सही है कि सहेली तो, और कोई औरत दोनों एक साथ फ्रेंड्स होती हैं तो वो अधीयूं होती है, सहेली होती है। जब दो मर्द होते हैं तो वो आपस में अधीयूं नहीं होते हैं, वो दोस्त यारी दोस्त वो अलग चीज़ होता है। तो ये भी एक चीज़ है। नंबर 2, जहाँ तक अंदाज़ा लगा सकते हैं पोइट्री को समझते समझते जैसे जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें से इस तरह का जवाब मिलने लगता है कि क्योंकि बेताई को बात करनी थी रूह की, नहीं कि जिस्म की, और रूह का जेंडर तो पता नहीं क्या है, लेकिन हम रूह को बुलाते हैं तो रूह के साथ जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो तब जो जेंडर होता है वो फीमेल ही होता है। एक चीज़ मैं बस सोच रही थी आप दोनों के लिए ख़ास करके, क्योंकि आप ऑलमोस्ट लाइक पूरी ज़िंदगी भर ये गा रहे हैं, और जैसे आप बोल रहे थे कि दास्तान में कहानी भी है और आप गा भी रहे हैं, तो आपके लिए जैसे जैसे आप बड़े हुए हैं इन भेद के साथ, आपका रिश्ता किस तरीके से बड़ा है, मतलब आपकी समझ भेद का, गाने का, वो एक। और दूसरी बात मैं ये सोच रही थी जब आप बोल रहे थे कि जब आप गाते हैं और कहानी भी बताते हैं कि दास्तान में आपको क्या आप कवि बन जाते हैं, क्या आप सुनने वाले हैं, कि क्या आप मरुई और उमर बन जाते हैं? आप अपने आप को कैसे देखते हैं? पहले तो आपने पहला मुझे सवाल किया कि आपको, जब हम मारवी को बयान लेते हैं तो मारवी को गाते हैं, जब मारवी का किस्सा हम जब आपके पब्लिक के सामने जब पेश करते हैं तो अब मारवी बन के पेश करते हैं। जितने जितने बयान हैं हम वो खुद बन के तब पेश करते हैं, तब हमें अच्छा लगता है कि ना मैं खुद मारवी बन के गाऊंगा ना, तब उनको पता चलेगा कि नहीं मारवी का बयान तो मारवी का था। ससुई का बयान करेंगे तब मैं खुद ससुई बन के, जब मुझ में दर्द होगा, जब मुझ में सहन शक्ति होगी, तब पता चलेगा कि नहीं, वो उनको ऑडियंस को तब पता चलेगा नहीं यार ये तो अच्छा था कि ये मारवी बन के गाया है, ये ससुई बन के, तब अच्छा लगेगा। इस तरह से हम पेश आते हैं। हम खुद को मारवी, जब हमारा रूह और कहीं नहीं जाता, बस उस पर फोकस करता है कि मैं मारवी बन के, वो मेरा जो मारवी को जो कष्ट, जिस मारवी को जितना वो फील हुआ था दर्द, वो मुझे होगा, मेरे जैसे मेरे फेस पे आएगा, तब उनको पता चलेगा नहीं मारवी तो इतना कष्ट सहन किया है। इस तरह से हम कोई भी बयान इस तरह से पेश करते हैं। हाँ, वो तो होता है बहन, जो हम गाते हैं उस अल्फाज को, उसको शब्द को हम समझते हैं, हमारे दिल में जब वो शब्द है वो होता है, हम वो खुद बन जाते हो, तब दूसरे को समझा सकते हैं, नहीं तो हम नहीं समझा पाते। मारवी बन के दूसरों को बताते हैं जब मारवी का किरदार ऐसा था, ऐसा करना चाहिए, जी ऐसा करोगे तो कामयाब होगे। मारवी अब
उम्र को कह रही है कि अगर मैं अपने रिश्तेदारों मेरे माँ बाप के बगैर मैं इस महल में मर जाऊं तो मुझे यहाँ रखना का नहीं है, मुझे मेरे माँ बाप को सौंप देना। मारन दारा मारिए आऊं जे हित मुयास तो गौर मुझी सुमरा किज पवारन पास डिच डाडाने दे हडे मंझा वलड़ियन वास ओ मुया ऐं जियास वञे मड़ मलीर दे आपकी मुलाकात इन 7 सुरमियों से कब हुई और कैसे हुई? मैं तो बात नहीं कर सकता कि हम 7 सुरमियों तक पहुंच गए हैं। हम तो अभी मारवी पे अटक गए हैं। हाँ, हम मारवी से आगे नहीं निकल पाते। मारवी से आगे निकलें तो और कहीं और सुरमी के पास जाएं। आपकी मुलाकात भिटाई साहब के संदेश और उनके भेद के साथ कैसे हुई और आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? हम छोटे थे, बच्चे थे। हमारे वो जो काम काज जो है वो खेती बाड़ी है और माल, ये काम करते हैं। हम छोटे थे तो उस वक्त हमारे जो बुजुर्ग बड़े होते थे वो ज़्यादा खुद भी कच्छी में थोड़ा सा गाते थे, थोड़ा सा। बाकी वो मिट्ठू कच्छी तो वो कच्छ का ही था। पाकिस्तान में गए, उससे वहाँ पे शास्त्रीय संगीत से सीख कर बाद में वो उसकी जो गायकी कच्छ की गायकी थी उधर पाकिस्तान में जो उसने गाया। जब पाकिस्तान से इंडिया आए, पासपोर्ट से इंडिया आए, तब उस शादी वगैरह में कुछ गाते थे। तो हम छोटे थे, हमारे गांव में भी आए थे। तो हम जब छोटे थे तो हमने उसको स्टेट 5-6 साल की हमारी दोनों की उम्र थी। हम दोनों भाई हैं। तो हमने स्टेट के नीचे बैठे थे, वो सामने वो स्टेट ऊपर गाते थे। बहुत लोग थे, शादी में आए थे। तो गाते गाते हमको उसको ऐसा गाया तो हमको ऐसा अंदाज से हमें उन पे हम क्या कि हम इश्क लगा कि हमें भी करना चाहिए। तो हमको एक दो वो काफ़ी कलाम गाए थे। हाजी अहमद मला की शायरी थी, तो उस शायरी के नाम से हमको शौक़ लग गया। उसमें था हटा ठाबी बायो, नबी का बयान करते थे, शादी का बयान करके बाद में वो जो कलाम गाया तो हटा ठाबी बायो। तो हबीब नाम का हमारे पास एक सुमरा जात का सुमरा था, एक बड़ा बुजुर्ग था, तो उसका नाम हबीब था। तो हमने उस पे रिस्पेक्ट किया, इस पे गाया है मिट्ठू कच्छी ने। तो उस बुजुर्ग को हम जब देखें तब हम बोले हटा भी बायो। तो ऐसे वो खुद भी गाते थे, थोड़ा सा मिट्ठू कच्छी को बहुत सुनते थे, गाते थे। तो उसने हमको सद करके बिठाए ने वो कुछ गाए। हम उनके साथ गाते गाते हमको इश्क लग गया, इससे इतनी मोहब्बत लग गई। बाद में हमारे जो फादर थे वो हमको मारते भी थे, डांटते थे कि ये हमारा गाने काम का, ये बरोज कौम का ये काम नहीं है, ये तो मांगण कौम है, जो पहले वो लंगा कौम है, मांगण उसका काम है। वो शादी वगैरह में जाते हैं, गाते हैं, उसको कुछ मिलता है वो उस पर गुजरान करते हैं। आपके समुदाय में नहीं होता है? हाँ, हमारे समुदाय में नहीं। हमको तो ऐसा नहीं था जो हम गाएंगे इस पे हमारी रोजी रोटी करेंगे, ऐसा तो हमको कभी नहीं होता। आज भी नहीं है, उस वक्त भी नहीं होता था। तो इसलिए हमारे बुजुर्ग थे, हमारे बाप थे, वो हमको रोकते थे। हमको जितना वो हमको रोकते थे इतना हमको शौक ज़्यादा होता था। इसलिए हम बिटाई से वो तरतीब से हमें बात करता था कि बिटाई का मैसेज ये है। तो वो फिर आज हम बड़े होते गए, उम्र बढ़ती गई, हमको सोच आती गई कि बिटाई ने तो और कोई मैसेज दिया है। हम जब मैसेज समझने लगे तब हमारे इश्क और बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे हम लोगों में भी गाने का भी तरीका बदलता गया। क्या समझ आती है इंसान को वो और समझेगा। इस तरह से हमें इश्क लगा बिटाई से जुड़ना। जैसे जैसे हम पढ़ने लगे तो बिटाई से और जुड़ लगे। हाँ, उस वक्त हमारे जब हम स्कूल में थे तो उस वक्त टीचर थे वो भी पाकिस्तान के थे। टीचर थे वो हरिजन था, मेघवाड़ था जात का, वो सिंधी थे। हम जब स्कूल में जाते प्रार्थना, सुबह को प्रार्थना होता था, तब वो प्रार्थना होके उसके बाद हम दोनों भाइयों को दो कलाम
उनको जो सुना हो अब्दुल कलाम से? हमारा पहले से शुरुआत से पहले तो वो बुढ़ा था सुमरा जो वो कुछ सिखाता था, फिर स्कूल में जाते थे तब स्कूल में टीचर था, वो टीचर भी सिंधी था। तो हमको बताते आप सिंधी पढ़ो, सिंधी पढ़ के आप बड़ा होगे तब कलाकार होगे। टीचर ने आपसे हाँ, टीचर ने, वो हमसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। कि आपको गाना चाहिए, हाँ। आप सिंधी सीखो, आपका आपको आवाज गाना भी चाहिए। अच्छा है ने, आपके खून में भी ये चीज है शाह बेटाई की, ये तो रहेगी मरते दम। तो आपको कुछ इस पे कोशिश करना चाहिए। हम कैसे कोशिश करें, हमारे फादर तो छोड़ते नहीं थे। हमें जब बहुत कभी छुप छुप के कहाँ भी हम गाने के लिए जाते थे, जब वापस आते थे तब मारते थे हमारे फादर। फिर अब तो इश्क लग गया बेटाई की बिल। दो बैच सुबह शाम को नहीं होते तो बेचैन रहते हैं। हाँ। बादी पिरी पवार खेज झाड़ी ज्वार, ओ बादी पिरी पवार खे तुंज झाड़ी ज्वार, जोर ज़हरी आया परचन मान पवार, विड़ियों ऐं वलार मूंखे ॾिठे को ॾींहुं थिया, ओ ख़ुदा लॻ ख़बर ॾे पवारनि जा पांदी, ख़ुदा लॻ ख़बर ॾे पवारनि जा पांदी, फटी दिल फेराकनि, फटी दिल फेराकनि, ओ नाए वार वांदी, ख़ुदा लॻ ख़बर ॾे पवारनि जा पांदी, ख़ुदा लॻ ख़बर ॾे पवारनि जा पांदी, फटी दिल फेराकनि, ओ नाए वार वांदी, ख़ुदा लॻ ख़बर ॾे। वठा मींहुं वलारनि थिया सुख संघारनि, वठा मींहुं वलारनि ओ थिया सुख संघारनि, कहिड़ी पर पवारनि, कहिड़ी पर पवारनि, अदन ईद आंदी, ओ ख़ुदा लॻ ख़बर ॾे पवारनि जा पांदी, वो ख़ुदा लॻ ख़बर ॾे पवारनि जा पांदी, फटी दिल फेराकनि, वो नाहे वार वांदी, ख़ुदा लॻ ख़बर ॾे। I had travelled with Marui on the camel's back across the hot desert. I opened my eyes and saw that Abdul Ji and Arab Ji were both silently weeping. An eternity passed before they opened their eyes and looked at me. I felt it was time to leave. As I gathered my bags, Abdul Ji pressed a red flower inside my hand. It had an intoxicating smell. He said the flower was from Malir and it would give me strength in my search if I ever got lost. Never forget Marui's conviction, he told me. I stepped out of the tent and realized the sun had set. I turned to say goodbye to my friends, but the tent was no longer there. They were gone. Adventures of Noori is a podcast series tracing her travels with music, memory, and identity. Noori's adventures move like this from place to place, discovering musicians and their stories that she never heard before. This is the music of people who recall their lives through rhythms, instruments, and polyphones. Stay tuned for her next stop.